नमस्कार नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है वह पत्रकारिता के क्षेत्र से है। लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, नीमच की राजनीति को समझते हैं, नीमच के हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं और साथ ही वे लोगों के निशाने पर रहते हैं, लेकिन बोलने में पीछे नहीं हटते, स्पष्टवादी हैं और एक अलग भाषा शैली का उपयोग करते हैं। जी हाँ, नीमच में वे बाबा श्री के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाबा उन्हें कहा जाता है, नाम है भूपेंद्र सिंह गौड़। तो हमारे बीच है भूपेंद्र बाबा। आज आपसे रूबरू होंगे और हम करेंगे सवाल और जानेंगे उनसे तमाम मुद्दों पर उनके जवाब। बाबा, आपका नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में स्वागत है, अभिनंदन है। कैसे आपको कैसे शुरुआत होती सुबह की? नीमच टुडे की टीम और राकेश भाई, आपको अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और आपके जितने भी दर्शक हैं और व्यूवर्स हैं उन सभी को भी मैं अंग्रेजी नववर्ष की बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। अभी फ़िलहाल मैं बहुत मस्त हूं, बढ़िया हूं, मज़े में हूं। जी। क्या जीवन में लक्ष्य पत्रकार बनने का था या कुछ और? पत्रकारिता तो मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। मकसद था एक अच्छा प्लेयर, क्रिकेट खिलाड़ी बनने का मकसद था, लेकिन क्रिकेट खेलते खेलते मेरी राह कहीं और चली गई और उसके बाद छात्र जीवन में जब मैं छात्र संघर्ष के लिए मैदान में उतरा तो उसके पश्चात मेरी ज़िंदगी की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी पत्रकार बनूंगा, लेकिन जब कुछ काम धाम मिला ही नहीं तो फिर मैंने टाइम पास करने के लिए पत्रकारिता करने लग गया। तो ये मतलब पत्रकारिता एक अलग हटकर जो आपने शुरू किया, शिक्षा की बात करें, शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? मतलब स्कूलिंग कहाँ हुई, कॉलेज कहाँ हुआ? मैं शुरू से ही नीमच में पढ़ा, व्यास बाल मंदिर बगाना, जो कि एक उच्च स्तरीय विद्यालय उस ज़माने में था। मैंने वहाँ से 5वीं तक शिक्षा ग्रहण करी। उसके पश्चात मैं मिडिल स्कूल बगाना से मैंने 8वीं करी। हायर सेकेंडरी से मैंने यहाँ पे 11th करी। उसके पश्चात डिग्री कॉलेज से मैंने बीकॉम और उसके बाद एमए किया और उसके बाद में एलएलबी मैंने ज्ञान मंदिर से की। यानी कुल मिला के ऐसा कोई विषय नहीं छूटा जिसको मैंने नहीं पढ़ा। जी। क्या छात्र राजनीति में आप किसी संगठन से जुड़े, एबीवीपी, एनएसवाई वगैरह? छात्र राजनीति में मेरा जो प्रवेश हुआ वो आरक्षण, उस समय जो है विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, तो उस समय आरक्षण का मुद्दा बहुत छाया हुआ था। मंडल का मंडल। तो ऐसी स्थिति में मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि ऐसी स्थिति में क्या होगा, और चूँकि मैंने उस ज़माने में, हमारे ज़माने में पीईटी परीक्षा हुआ करती थी। तो उस पीईटी परीक्षा में मेरे 71% बने थे, लेकिन मेरा ही एक दोस्त था, उसके -17% बने थे। तो आज वो इंजीनियर है और मुझे प्रवेश तक नहीं मिला। ऐसी स्थिति में एक मन में ये आक्रोश था, तो फिर मैं आरक्षण विरोधी आंदोलन से जुड़ गया। और मैंने पूरे भारत में सबसे पहले शुरुआत नीमच से करी, और यही वजह रही कि जब हमने नीमच में पहली बार चक्का जाम किया तो दिल्ली विश्वविद्यालय के उस समय कोई गोस्वामी करके अध्यक्ष हुआ करते थे, वो इतने ज़्यादा भावुक हो गए कि उन्होंने वहाँ आत्मदाह कर लिया था। और ऐसी स्थिति में पूरे भारत में ये आग लग गई थी, और इस वजह से मैं आरक्षण विरोधी मोर्चा से जुड़ गया और उसका अध्यक्ष बनकर कई सालों तक काम करता था। जी। कोई राजनीतिक दल से भी जुड़ा है? हाँ, उसके पश्चात राजनीतिक दल से तो नहीं जुड़ा, लेकिन चूँकि इधर हिंदुत्व के प्रति शुरू से ही झुकाव था, इसलिए फिर मैं शिवसेना का जिला प्रमुख बना। और उस समय बजरंग दल के जिला संयोजक दिलीप सिंह जी परिहार विधायक जी, जो अभी वर्तमान में विधायक हुआ करते थे, तो हम दोनों भाइयों की ऐसी जोड़ी थी कि हम दोनों मिलकर आंदोलन करते थे। लेकिन राजनीतिक पार्टी से मैं नहीं जुड़ा, हिंदुत्व की तरफ जरूर मेरा आकर्षण है। तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे वाली? बाला साहब ठाकरे से व्यक्तिगत तौर पर मैं मिला भी था। अच्छा। मैं गया भी था, और शायद इस एरिया का पहला व्यक्ति था जिसने बाला साहब ठाकरे से 45 मिनट तक उनकी शिवसेना भवन में उनसे चर्चा की। मुंबई के दादर में जो शिवसेना भवन है, वहाँ पर 45 मिनट तक मैंने उनसे चर्चा की। इन मुद्दों पे बात की? उस समय
क्योंकि भाजपा और शिवसेना में थोड़ी तकरार चल रही थी नीमच में, मध्य प्रदेश में भी। तो मैं पूरा 45 जिला प्रमुख को लेकर वहाँ गया था और मैंने मांग उठाई थी कि हमें भी स्वतंत्र रूप से वहाँ पे चुनाव लड़ने दिया जाए, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने मेरी मांग को खारिज कर दिया और बोला कि हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा। तो ये कारण था कि मध्य प्रदेश में शिवसेना नहीं पनप पाई। यस, बाला साहब ठाकरे चाहते ही नहीं थे कि इधर की साइड मतलब महाराष्ट्र को छोड़कर कहीं दूसरी जगह इसका विस्तार हो। ऐसी स्थिति में उन्होंने कभी भी इजाज़त नहीं दी, जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने इजाज़त नहीं दी। नहीं, फिर भी संगठन उस तरह से मजबूती से काम नहीं कर पाया। नहीं तो संगठन को किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलता। ये बात ज़रूर है कि जब मैं शिवसेना में था और मैंने घंटाघर के ऊपर एक आम सभा करी थी, उस समय 7 सांसद महाराष्ट्र के शिवसेना के यहाँ आए थे और 13 विधायक यहाँ आए थे, लेकिन उनकी दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि हम भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ें। ऐसी स्थिति में फिर उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। नहीं तो फिर आप भाजपा में क्यों नहीं गए? भाजपा में जाने से क्या होता है, अभी भी वैसे मैं भाजपा का ही समर्थक हूँ, उसकी रीति नीतियों का समर्थक हूँ, लेकिन क्या होता है कि मेरे कुछ एक अलग टाइप का कीड़ा काटता है कि भली से मैं जिस पार्टी में भी रहूं, लेकिन अगर अन्याय या कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ बोलता हूं। मुझे मालूम था कि यदि मैं दल ज्वाइन कर लूंगा तो ऐसी स्थिति में उनके क्रिटिसाइज नहीं कर पाऊंगा, और आज मैं स्वतंत्र हूं, इसलिए मैं भली से भारतीय जनता पार्टी को, हिंदुत्व की धारा को मैं पसंद जरूर करता हूं, लेकिन जहाँ कुछ गलत होता है तो मैं मेरे मुद्दों को उठाता रहता हूँ। मेरे पे कोई बंदिश नहीं है। एक रूप देखा था बाबा का, बाबा की तरह, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, क्या संन्यास लेने का विचार था? संन्यास लेने का विचार तो नहीं था, लेकिन हाँ समाज के लिए कुछ करने का एक संकल्प लिया था और ये सोचा था कि जीवन ऊपर प्रभु ने अपने को जीवन दिया है, कुछ ना कुछ नया करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो सब करता रहा। और अंत में जब मेरी दाढ़ी यहाँ तक हो गई थी, बाल भी इतने बराबर हो गए थे, इसी वजह से लोगों ने बाबा नाम दिया। लेकिन संकल्प क्या था? सही बात तो ये है, संकल्प तो राम मंदिर का ही था। अच्छा। लेकिन सही बात बताऊं, और मैंने खुद किलेश्वर मंदिर में जाकर ये प्रण लिया था कि मैं 12 साल बाद आकर भोलेनाथ तुमसे जवाब लूँगा, राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 11 साल 11 महीने और 11 दिन ही हुए थे कि मेरी माताश्री का निधन हो गया था। पूरे हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों में भी 2 फाड़ हो गई थी। कुछ लोग चाहते थे कि दाढ़ी बाल कटवा लो, कुछ लोग चाहते थे कि मत कटवाओ, लेकिन बाद में मुझे समझाया गया कि व्यक्ति का नूर उसकी माँ से होता है, और चूंकि मेरी माँ मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय थी, ऐसी स्थिति में मैंने दाढ़ी बाल कटवा लिए, वरना अभी तक मेरे दाढ़ी बाल रहते। ऐसा तंत्र मंत्र साधना में भी रहे आप? मैं रहा तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अगर कोई भी खसका हुआ व्यक्ति मेरे सामने ले आओ तो मैं उसको 10 मिनट में ठीक कर सकता हूँ। अगर कैसे? ये मेरी एक थेरेपी है, मैं भली से इसका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन भी कर सकता हूँ कि जैसे कि अपन आए दिन देखते हैं रोड पे कोई पत्थर मार रहा है, गालियाँ बक रहा है या कुछ उटपटांग हरकतें कर रहा है, तो उसके माइंड के अंदर, जो मस्तिष्क के अंदर तंत्रिका तंत्र चल रहा है, उसको व्यवस्थित बिठाने का काम मैं कर सकता हूँ। आप लेके आइए। मंत्रों के माध्यम से? नहीं, मंत्र तो सिर्फ ईश्वर की आराधना के लिए होते हैं। बात तंत्र मंत्र की चल रही थी तो आप कह रहे थे कि हम तंत्र मंत्र से ठीक कर देते, तो क्या है वो तंत्र मंत्र में? क्या मतलब, क्या कौन सी विधा, ज्योतिषी जानते हैं या तांत्रिक क्रिया जानते हैं? देखिए, तंत्र मंत्र में मुझे विश्वास नहीं है। असल में क्या होता है, ये साइकोलॉजी होती है, और ये जो लोगों में भय रहता है तंत्र मंत्र में। आज एक मेरे आपके जितने भी दर्शक हैं, मैं आप उनको एक चीज़ और बताता हूँ। इस दुनिया में तंत्र मंत्र नाम की चीज़ नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति का कुछ बिगाड़ना हो तो उसको कुछ खिलाकर, उसको खिलाकर ही आप उसका अनिष्ट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मंत्र जो है, मंत्र एक अपने मन को साधने की एक साधना है। मंत्र करिए आप, ईश्वर से नज़दीकी बढ़ाइए, उससे आपका कांटेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। तंत्र मंत्र, टोटका, भूत प्रेत, जिन, ये कुछ नहीं होता। एक मुझे ध्यान है, जब मैं छोटा था तो एक घटना पता चली थी कि कुड़ेश्वर के पास में एक बालक को बार बार सांप काटता था, तो रंजन स्वामी और आप दोनों गए थे। क्या घटना है वो? कोई बालक था, नारायण करके कोई बालक था, उसको सपने आते थे, 7 बार सपना आया उसको,
कि मैं तुझे आकर डस दूंगा, और बाकायदा वो सांप आता था और उसको डसता था। अच्छा, सातवीं ये बार। रियल घटना है? हाँ, ये रियल घटना है। हाँ। और ये रियल घटना इसलिए भी है कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री सुंदरलाल जी पटवा थे और वहाँ पर ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं चल सकता था। और उस समय के तत्कालीन कलेक्टर और एसपी भी घटना स्थल पर मौजूद थे और कम से कम 20-22 हज़ार लोगों का वहाँ पे जमावड़ा था। अच्छा। अगर ऐसे लोगों के बीच में अगर कोई नटवरी का काम होता तो जनता इतने जूते मारती कि हमारी आने वाली 7 पुश्तें भी गंजी पैदा होती। इसलिए ऐसी नटवरी नहीं थी, लेकिन हाँ, एक मानसिक उसको विकार था। और मानसिक विकार होने के सांप आता था वहाँ? हाँ, उसके वहाँ पे सांप मतलब 7 बार तो बाकायदा प्रशासन ने भी उस चीज़ को स्वीकार किया था। हाँ। कि उसको सपने में आता था तो अगले दिन सांप आके उसको डसता था। लेकिन 7वीं बार उसने चैलेंज कर दिया था कि इस बार तेरे को कोई नहीं बचा पाएगा। उस चैलेंज को हमने स्वीकार किया, हम वहाँ गए, उसकी मानसिक स्थिति का हमने आकलन किया और उसको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करके 20-22 हज़ार की पब्लिक के बीच में उसको स्वस्थ किया। और उसके बाद क्या हम कौन सी विधा अपनाई थी? वो विद्या तो रंजन स्वामी ने तंत्र मंत्र पढ़े थे, मैं तो सिर्फ पास में खड़ा हुआ था। लेकिन हाँ, ये है कि कॉन्फिडेंस और उनमें एक ऊर्जा का संचार होते रहे, इसलिए मैं वहाँ पर मौजूद था। वो सांप आया फिर? सांप तो नहीं आया था, लेकिन वो जो भोलेनाथ का मंदिर था उसके अंदर जिस तरीके से सांप एक फुफकार देता है वैसी फुफकार आई थी। फिर उसके शरीर में बुलाकर उससे बातचीत करी थी, तो उसने जब बोला कि मेरा ये उपचार आप कर दो, तो हमने वो उपचार कर दिया। और उसके बाद वो बालक को वहीं छोड़ के और जनता की जय जयकारों के बीच में हम आ गए। तभी स्वस्थ है वो बालक? वो उसके बाद कहते ना है कि अति का अंत दुर्गति होता है। वो बालक भी कुछ दिनों बाद अपने आप को मठाधीश समझने लगा और उसके भी वहाँ पे मेले भरने लग गए। तो हमने ऐसा सुना है कि बाद में वो दूसरे व्यसनों में पड़ गया था और ऐसी स्थिति में शायद वो अब किसी काम का नहीं रहा है और शायद घर पे पड़ा रहता है, क्योंकि उसने एक नापाक विद्या को गलत रूप से प्रस्तुत किया था, इसलिए आज उसकी दुर्गति हो रही है। जी जी। तो ये आप एक तरफ के तंत्र मंत्र और दूसरी तरफ झाड़ फूक, क्या सच्चाई क्या है? नहीं, कुछ नहीं होता है। झाड़ फूक तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक मानसिक रोग है और आदमी को ऐसा हो जाता है कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया है, मेरे पास आप लेके आइए, मैं 2 मिनट में बिना झाड़ फूक के भी उस आदमी को सही कर सकता हूँ। ऐसा? चलिए, ये तो एक आपकी एक अलग विद्या थी जिसमें हमने बात की। पत्रकारिता की बात करते हैं तो पत्रकारिता में शुरुआत कहाँ से हुई, कौन से अखबार से? सबसे पहले मेरे जो बड़े भाई साहब हैं अनिल जी गौड़, वो उज्जैन से कोई पेपर साप्ताहिक चलता था, उसमें पत्रकारिता किया करते थे, उसमें लेख पे वो दिया करते थे। तो वो जब पेपर आता था तो उसको देख के फिर मेरे मन में आया, तो फिर धीरे धीरे मैं भी लिखने लगा। और सबसे ज़्यादा मुझे सहयोग जो है हमारे दशपुर एक्सप्रेस के जो आरवी गोयल साहब हैं और भाभी जी जो थी, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सहयोग किया। जब मैं आरक्षण विरोधी मोर्चा में था तो मैं न्यूज़ बना के ले जाया करता था, तो भाभी जी मुझसे, जो कि मेरी माँ समान थी, वो कहती थी बेटा तू बहुत अच्छा लिखता है और तेरी न्यूज़ में हमको ज़्यादा काट छाट नहीं करनी पड़ती है। तो उस समय आरवी गोयल साहब, भाभी जी और मोतीलाल जी जब बैठा करते थे तो मैं न्यूज़ देने जाता था, तो मेरी न्यूज़ को उन्होंने बहुत पसंद किया। फिर मेरा झुकाव इस ओर बढ़ता गया और फिर मैं हमारे संगठन की न्यूज़ें लगातार उनमें देता रहा, तो उससे फिर मेरा एक बनता गया। और मैं चाहे अनजाने में कौन से अखबार में सेवा दी? उस समय लोकल पेपरों में लिखा करता था, जैसे पत्र संपादक के नाम लिख दिया करता था, दशपुर एक्सप्रेस में, सीमा संगम में, और भी जितने पेपर यहाँ से निकलते थे उनमें पत्र संपादक के नाम दिया करता था। उसके बाद मेरी एंट्री हुई चौथा संसार में। चौथा संसार में मैंने 15-16 साल काम किया। उस समय मैं नीमच से और यशपाल सिसोदिया जो कि विधायक रह चुके हैं मंदसौर के, वो मंदसौर में थे। हमारी ट्यूनिंग अच्छी थी और हम पत्रकारिता किया करते थे। तो चौथा संसार में 15-16 साल काम किया। उसके बाद मैं वापस से राज एक्सप्रेस में आया धमाकेदार एंट्री के साथ। फिर उसके बाद मैंने पीपुल समाचार में काम किया, उसके बाद दबंग दुनिया में काम किया, उसके बाद दबंग न्यूज़ चैनल में काम किया। और फिर जब मुझे लगा कि कोई सार नहीं है, तब मैंने मेरा खुद का पेपर निकाला, स्वर्णिम हिंदुस्तान। 25 साल पहले दशपुर द्वीप के नाम से ही मैंने एक साप्ताहिक पेपर निकाला था, वो भी कुछ समय तक चलता रहा। और उसके बाद इतने केस मेरे पे लग गए कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। तो अभी 2009 से
मैं निरंतर स्वर्णिम हिंदुस्तान, दैनिक स्वर्णिम हिंदुस्तान पेपर का प्रकाशन कर रहा हूँ और इसी से अपना काम चला रहा हूँ। जी जी। अच्छा बाबा, वर्तमान दौर में चूंकि आप प्रिंट मीडिया के व्यक्ति रहे, प्रिंट मीडिया में लंबा अनुभव है, अभी भी प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया जिस तरह से आया है, पत्रकारों की स्थिति आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं तो ये मान के चलता हूँ, भली से मैं कर्म करता हूँ, लेकिन आज मैं दुनिया के सामने स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं कर्मवादी नहीं हूँ, मैं भाग्यवादी हूँ। मैं भाग्य को मानता हूँ, और यदि ऊपर वाले ने भाग्य में कोई चीज़ लिखी तो वो होकर रहेगी। तो जिस तरीके से सोशल मीडिया में ये मेला आया है, तो मैं यही मान के चलता हूँ कि ईश्वर ने जिसके भाग्य में जो लिखा है वो तो उसको मिल के ही रहेगा, और जिस माध्यम से लिखा है उसको मिल के रहेगा। तो सोशल मीडिया से जागृति भी आई है, छोटी छोटी बातें भी उजागर होने लगी है, और लोगों को ये मालूम पड़ने लगा है कि आखिर हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे गृह नगर में क्या हो रहा है। तो ये अच्छी बात भी है, कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, लेकिन मैं तो इसका सदुपयोग करता हूँ, और सभी से ये सभी को ये सलाह देता हूँ कि आप भी इसका सदुपयोग कीजिए, किसी का फायदा हो सके, किसी को इससे लाभ मिल सके, ऐसे कार्य नहीं, करते रहना। सोशल मीडिया के इस दौर में जिस तरह से पत्रकारिता की छवि खराब हो रही है, कुकुरमुत्ते की तरह पत्रकार उग रहे हैं, जो जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं, भाषा का ज्ञान नहीं, कोई नॉलेज नहीं, मोबाइल उठा के कुछ भी लिख दे, इस पे क्या बोलते? देखिए, क्या है कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि इस क्षेत्र में वो लोग ही ज़्यादा आ रहे हैं जिनको थोड़ा बहुत ज्ञान है। और अब मैं आपको सिर्फ सोशल मीडिया की या पत्रकारों की क्यों बात कहूँ कि अभी मान लो एक व्यक्ति अभी टीआई की वर्दी पहनकर आ जाए और कहीं लूटपाट करने लगे, किसी से पैसा मांगे, तो ये जनता का फर्ज है ना कि उसको पहचाने कि वास्तव में टीआई है कि नहीं है। इसी तरीके से यदि कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसकी पूरी जांच परख कीजिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि ये प्रशासन की कमजोरी है, पत्रकारों की कमजोरी नहीं है। भली से मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये प्रशासन की कमजोरी है। प्रशासन को जांच करना चाहिए कि कौन मतलब ओरिजिनल है, कौन नकली है। इसमें कोई पत्रकार किसी पे दबाव नहीं डाल सकता कि तू नकली है। हो सकता है कि वो कोई अच्छा मुद्दा उठा के ला रहा हो, लेकिन हाँ ये बात है कि कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। 5% लोग हैं जो दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन ये सब काम प्रशासन का, और प्रशासन को इन पर कार्रवाई करना चाहिए। जी। प्रेस क्लब अध्यक्ष आप रहे हैं लंबे समय से, क्या लक्ष्य प्रेस क्लब में? आज तो बहुत सारे प्रेस क्लब हो गए, 3 प्रेस क्लब हो गए, रजिस्टर्ड आपका ही है, और इस तरह से जो पत्रकारों में विवाद हो रहे प्रेस क्लब को लेकर, इस पे क्या बोले? देखिए, मेरा तो आज भी बता रहा हूँ कि मैं जब प्रेस क्लब का अध्यक्ष बना था, नीमच का संपूर्ण पत्रकार मीडिया जगत उस समय वहाँ पर मौजूद था और उनकी सहमति से मैं अध्यक्ष बना था। उसी समय मैंने एक प्रण लिया था कि मैं नीमच के पत्रकारों को छत नसीब करवाऊंगा। मैंने उसके लिए बहुत प्रयास किए। माननीय सुभाष जी ओझा और स्वर्गीय गोपाल जी खंडेलवाल, सुरेंद्र जी सेठी, इनों का पूरा मुझे सहयोग मिला, मोतीलाल जी शर्मा का, और हमने नगर पालिका से बाकायदा प्रस्ताव भी पास करा रखा है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से भी हमें स्वीकृति मिली हुई है, लेकिन शायद हमारे में जो फूट है उसका फ़ायदा उठाकर यहाँ के नेता, जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आज तक हमको प्लाट नहीं मिले हैं, जबकि सब कुछ स्वीकृत है। तो बस मेरा मकसद ये है कि सारे पत्रकारों को, तो कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों नेता पत्रकारों को केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये तो बरसों से होता आ रहा है। नेता मतलब मूर्ख बनाने का एक कारखाना। आप मतलब आप किसी नेता को ये मत समझिए कि ये जनता की भलाई के लिए आया है, वो आपकी भलाई करेगा नहीं। दूसरी बात ये है कि यदि पत्रकारों की समस्या को ये हल कर देंगे तो फिर इनके पास कोई मैटर बचेगा ही नहीं, इसलिए ये तो उल्टी नहीं, मैंने ये भी देखा कि रघुनाथ सिंह चौड़िया 10 साल अध्यक्ष रहे, उन्होंने पत्रकारों के लिए जगह जगह नफ्ती करा दी। तेरा डबल स्टोरी गुमाबाई के सामने, बोरूखेड़ा रोड पे, सेंट्रल स्कूल के पास, उसने 10 साल मूर्ख बनाया। उसके बाद हरीश ने मूर्ख बनाया, पप्पू जैन ने कोई पहल नहीं की। वो पत्रकार ऐसे चले गए और अभी भी चले जा रहे हैं। देखिए, वो इसलिए चले गए कि हमारे पत्रकारों में भी कुछ कबर बिच्छू हैं, और ये कबर बिच्छू हमारी कबर खोदते हैं। यदि सब पत्रकार एक जाजम पर बैठ जाएं और ये बोल दें कि हमको तो किसी भी हालत में प्रस्ताव पास हो चुका है, हमको प्लाट चाहिए, ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। हम भोपाल भी होके आ गए थे और उस समय सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन हमारे ही पत्रकारों के बीच में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं
जो नहीं चाहते हैं कि किसी पत्रकार को ये प्लाट मिले और बाबा को ये प्लाटों का श्रेय मिले। ऐसी स्थिति में फफूंद फैलाते रहते हैं और आज खुद भी दुखी है, दूसरों को भी दुखी कर रखा है। नहीं तो आपका लक्ष्य कैसे पूरा हुआ? मेरा लक्ष्य एक ही स्थिति में पूरा हो सकता है, जबकि सारे भेदभाव मनमुटाव भूलकर, अपने निजी स्वार्थ भूलकर सब पत्रकार एक जादम पर बैठ जाएं। अपन यहाँ से पत्रकारों का क्राइटेरिया भी तो तय होना चाहिए। उठाई गिरी टाइप के पत्रकार भी तो घुसा है, जिनके बाप दादा ने कभी एक लाइन नहीं लिखी, जिन्होंने खुद ने लिखना नहीं जानते, ऐसे उठाई गिरों को तो बाहर करना चाहिए। नहीं, देखिए मेरे संगठन में आज भली से हमारा नीमच जिला प्रेस क्लब जो है उसके अंदर रजिस्टर्ड है। इसके अंदर अगर आप एक व्यक्ति भी ऐसा बता दोगे जिसको लिखना नहीं आता है, हम भली से गिनती के 20 आदमी हैं, लेकिन आप एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो लिखना नहीं जानता हो तो मैं आज से पत्रकारिता छोड़ दूंगा। दूसरे संगठन क्या कर रहे हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं, वो कैसे क्या कर रहे हैं, कैसे अपना काम चला रहे हैं, कैसे क्या है। अब मेरे को तो आश्चर्य होता है जब मैं सुनता हूँ कि फलाने संगठन में 1500 मेंबर है, फलाने संगठन में 2000 मेंबर है। अब ये आंकड़ों का खेल चल रहा है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि मेरे संगठन में मात्र 20 लोग हैं और ये 20 ओरिजिनल पत्रकार हैं। मैं और अगर कोई चैलेंज करे तो मैं उस चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ वक्त एक ब्रेक के बाद फिर आपसे रूबरू होंगे भूपेंद्र गौड़ बाबा और उनसे करेंगे सवाल और जानेंगे जवाब। बने रहे नीमच टुडे के साथ। जयपुर इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सब सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, आयुष्मान सुविधा उपलब्ध, उचित उपचार उचित समय पर। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। हमारे बीच है नीमच प्रेस क्लब, जो कि एकमात्र रजिस्टर्ड प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, स्वर्णिम हिंदुस्तान के संपादक भूपेंद्र गौड़ बाबा, जिनसे हम कर रहे थे चर्चा। बाबा, पत्रकारों की बात चल रही है नीमच में, बड़े लंबे समय से पत्रकार काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ओरिजिनल पत्रकार तो कहीं दब चुका है। देखिए, जो ओरिजिनल पत्रकार होता है असल में उसको तो बेचारे को ऑफिस से बाहर निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। वो अपने काम में इतना डूबा रहता है कि वो सुबह से शाम तक कभी इससे फ़ोन पे चर्चा करना, कभी किसी से बाइट लेना, कभी किसी ऑफिस में जाके मिलना, इसलिए वो बाहर दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिन लोगों को सिर्फ पत्रकारिता का चोला ओढ़कर अपनी व्यवस्था करनी है, वो लोग ही आपको बाज़ार में दिखेंगे। बाकी ओरिजिनल पत्रकार आपको बाज़ार में इतना टाइम देता हुआ दिखेगा ही नहीं दिखेगा। जी जी। अभी देखा गया कि कुछ पत्रकारों पे प्रकरण भी दर्ज हो रहे हैं। तो जो जैसी हरकत करेगा, जैसे उतापे करेगा, यदि उसको तो दंड मिलना ही चाहिए। और यहाँ तक कि मैं तो उन पत्रकारों, क्या ओरिजिनल पत्रकार भी यदि अपनी सीमा को लांघता है, अपनी मर्यादा को लांघता है और यदि उसके ऊपर कोई प्रकरण दर्ज होता है तो ये तो प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और होती रहेगी। ऐसा थोड़ी कि पत्रकार हो गए तो आप किसी का भी मर्डर कर देंगे, किसी की भी इज्जत उछाल देंगे या किसी के साथ भी कुछ भी करके अपने आप को सेफ महसूस करेंगे। पत्रकार होना आपका दायित्व है, लेकिन उसके पीछे आपको कोई कानूनी सपोर्ट या कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई धारणा इस देश में है। चलिए हम बात करते हैं राजनीति की। नीमच, चूँकि देखा गया कि नीमच शहर को कांग्रेसी माना जाता है, आसपास का जो ग्रामीण बेल्ट है बीजेपी माना जाता है। लंबे समय से भाजपा हमारे यहाँ पर है, बीच बीच में कांग्रेस भी रही है। क्या कहेंगे नीमच की राजनीति पे? देखिए, नीमच की राजनीति आप जैसा बोल रहे हो ये बात सत्य हो सकती है, लेकिन जब से कांग्रेस ने बेसिर पैर के मुद्दों को हवा देना शुरू किया है, तब से जो ये युवा वर्ग जो सामने आया है, इसको जब मालूम पड़ा है कि कांग्रेस बेवजह के मुद्दों पर और विकास के मुद्दों का विरोध करती है, तो ऐसी स्थिति में उसका ध्यान बीजेपी की तरफ गया और
चूँकि हिंदुस्तानी है तो हिंदू होने के कारण हर युवा वर्ग के मन में यही भावना रहती है कि हम कम से कम हमारे भाइयों का साथ दें। यही वजह रहे है कि कांग्रेस पिछड़ती गई और अब पूरी तरह से फोत हो चुकी है इस जिले में। कांग्रेस का क्या भविष्य लग रहा है? नहीं, कांग्रेस मतलब ये तो अपन बात करके ही बेकार अपना समय बेकार कर रहे हैं। यदि इन्हीं नीतियों पर ये चलती रही तो मैं कह रहा हूँ आने वाले 50 साल तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस सिर्फ वापस हिंदुत्व की तरफ लौटे, अपने देशवासियों के जो मुद्दे हैं उनकी तरफ लौटें। तो कांग्रेस की नीतियाँ बहुत अच्छी थी किसी ज़माने में, लेकिन अभी कुछ सलाहकार ऐसे आ गए हैं कांग्रेस में जो गलत राय देते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी इतना मजबूत संगठन होने के बावजूद भी छितर गया है और कांग्रेस इस चीज़ को समझ नहीं पा रही। यदि कांग्रेस हिंदुत्व की तरफ लौटे तो मेरा विश्वास है कि आने वाले 5-7 साल में इसकी स्थिति में सुधार हो सकता है। नहीं, लेकिन अगर देखा गया है कि कांग्रेस को 110 साल पुरानी पार्टी बताया जाता है। 19 मतलब आज़ादी से पहले कांग्रेस का गठन हुआ और कांग्रेस में जिस तरह से माहौल बना, तो इसको फोर्स करने में जो गुटबाजी है, जो उनके नेता, वो एक बड़े जिम्मेदार। देखिए, असल में होता क्या गया कि कांग्रेस में जो है कार्यकर्ता बचा ही नहीं, हर आदमी वहाँ पे नेता बन गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि वो 4 कार्यकर्ता भी अपने साथ नहीं रख पाता है। अभी ये स्थिति है कि यदि कांग्रेस का कोई नेता मर जाए तो 4 जने उठाने के लिए उसको मतलब या तो घर वाले उठाएंगे या कोई बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो तो उठाएगा, लेकिन खुद कांग्रेस ही इकट्ठे नहीं होते। तो क्या हो रहा है कि नेतागिरी ज़्यादा हो गई है। कांग्रेस में नेतागिरी ज़्यादा हो गई, कांग्रेस में नेता ज़्यादा हो गए हैं, कार्यकर्ताओं का अभाव हो गया है। और फिर दूसरा क्या है, अहंकार। क्योंकि इतने साल तक देश पर उन्होंने शासन किया है तो वो जो राजा महाराजाओं वाली प्रवृत्ति होती है ना, उसी ठसक से बात करते हैं, सामने वाले को तुच्छ समझते हैं। और यही वजह है कि जब कोई एक नया आदमी इनके संपर्क में आता है तो वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है कि मैं यहाँ के जलील होने से अच्छा है इसके पास आता ही नहीं तो अच्छा होता। लेकिन फिर भी कांग्रेस के जो दूसरे लीडर हैं जो कि इस चीज़ को समझते हैं, वो आज भी अपना रुतबा बरकरार रखे हुए हैं और उनके दरबार में 5-10 लोग तो आज भी जा ही रहे हैं और उनकी समस्याएं हल हो रही है। जी। चलिए बाबा, हमारे कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें ऑप्शन रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नीमच नगर पालिका की। नीमच नगर पालिका में हमने जिन अध्यक्षों का कार्यकाल देखा, रघुराज सिंह चौड़िया का देखा, नीता हरिद्वा का देखा, पप्पू जैन का देखा और स्वाति चोपड़ा का देखा। इन 20 सालों में नीमच कहाँ है, कितना विकास हुआ है और किसका कार्यकाल श्रेष्ठ रहा? देखिए, रही बात श्रेष्ठ होने की, तो मैं तो ये मान के चलता हूँ कि 20 साल पहले जो नीमच था वो आज 20 साल बाद भी नीमच वही, वो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और रही बात नगर पालिका की, तो नगर पालिका को अध्यक्ष नहीं चलाता है। अध्यक्ष नगर पालिका को वहाँ के कर्मचारी और अधिकारी चलाते हैं। ये भली से कितने ढोल पीट लें कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी अधिकारी जहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ मलाई है और यहाँ पे हमें सूतने को कुछ मिल सकता है, तो उसी योजना को धरातल पर लाते हैं और काम करते हैं। अध्यक्ष भी कहाँ कहाँ ध्यान रखेगा, उसको थोड़ी मालूम है कि कौन सा अध्यक्ष का कार्यकाल श्रेष्ठ मानते हैं हम? श्रेष्ठ में तो बस ये मान सकते हैं कि जो रघुराज सिंह चौड़िया जी का जो कार्यकाल था उसमें भ्रष्टाचार की बातें बहुत कम सुनाई देती थी। मतलब मैं यूँ भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि रघुराज सिंह चौड़िया को कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी से पैसे मांगे हों। वो एक प्रोटोकॉल मेंटेन करके चलते थे वो। तो उस ज़माने में ये ज़रूर लगता था कि एक काम अच्छा हो रहा है। ऐसे ही एक अरविंद चोपड़ा जी थे, आपको तो खैर ध्यान भी नहीं होगा, बहुत पहले अरविंद चोपड़ा जी के टाइम पे मैं मानता हूँ कि इस नगर का बहुत विकास भी हुआ। और साथ ही एक खास बात बताता हूँ, हाँ, जो कि नीमच की जनता को ध्यान से सुन लेना चाहिए। अभी अरविंद चोपड़ा जी के बाद जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, ये हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि अगर काम नियम से होगा तो ही मैं तेरा साथ दूंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि यदि कोई एक कार्यकर्ता है जो बरसों से आपके लिए लाठी डंडे खा रहा है, दरी बिछा रहा है, यदि उसका सभी काम सही है, नियम से चल रहा है, तो पहली बात तो वो आपके पास आएगा ही क्यों?
एकमात्र मैंने ये देखा कि अरविंद चोपड़ा जी के टाइम पे यदि कोई कार्यकर्ता उनके पास पहुंच गया और बोला कि भाई साहब मेरा यहाँ काम अटक रहा है, यहाँ पे नगर पालिका मेरे रोड अटका रही है, तो वो सारे नियमों को अलग तिलांजलि देके उस कार्यकर्ता की बात को प्रमुखता से करके उसका हल निकलवाते थे। लेकिन मैंने उसके बाद ये देखा है कि जितने भी नेता जनप्रतिनिधि नीमच के हैं, ये हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि मैं गलत का साथ नहीं दूंगा। अरे भैया, तू गलत का साथ नहीं देगा तो रास्ता तो बता, या उसको ये तो बता कि तू ये काम कैसे कर सकता है, उसका सपोर्ट तो कर। लेकिन नहीं, चूँकि यहाँ पे दलगत राजनीति चलती है, हर आदमी को मालूम है मैं कांग्रेस के बैनर पर खड़ा हूँगा तो जीत जाऊँगा, मैं बीजेपी के बैनर पर खड़ा हूँगा तो जीत जाऊँगा, इसलिए वो जनता की परवाह नहीं करते हैं। वो आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाला हूँ जो नीमच की जनता की आंखें खोल देगा कि क्या वजह है कि रामविलास पासवान, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, इनके समर्थक इनके लिए जान देने को तैयार रहते हैं। उसका रीज़न ये है कि ये भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए जान देने से पीछे नहीं हटते हैं, उनके लिए लड़ जाते हैं। लेकिन नीमच की राजनीति ऐसी है कि अगर किसी कार्यकर्ता पे कोई आफत आ गई तो उल्टा यहाँ का जनप्रतिनिधि उसको गणित देगा, उसको ज्ञान देगा कि भैया तू ये काम नियम से नहीं कर रहा, इसलिए तेरे को दिक्कत आ रही है। और यही वजह है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीति, बिहार की राजनीति यहाँ की राजनीति से बहुत अलग है। कुल मिला के यहाँ पे दब्बू टाइप के जननेता ज़्यादा हैं जो कि जनता के काम कराने का मादा नहीं रखता है। मैंने तो कई मामलों में देखा है कि बेचारा एक कार्यकर्ता यदि किसी बड़े जनप्रतिनिधि के पास भी जाता है कि मेरा वो चालान बन रहा है, मेरी वो गाड़ी रोक ली, तो ये दूधने लग जाते हैं। एक थानेदार को, एक ट्रैफिक वाले को फ़ोन करने में इनको पसीना आ जाता है। हाँ, कोई अगर आपकी नज़र में नीमच में कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो दबंगता से फ़ोन लगा के उसी से फ़ोन लगा के ये मेरा कार्यकर्ता है इसको छोड़ दे, मैं कह रहा हूँ कि इस धरती पे, नीमच की धरती पे अभी तक ऐसा कोई नेता ही पैदा नहीं हुआ जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए किसी प्रशासनिक अधिकारी को हड़का दे या अपने कार्यकर्ता का काम करवा दे। जी जी, चलिए, ये बात तो बहुत अच्छी की नीमच के नेताओं की आप स्थितियाँ उजागर कर रहे हैं। हम विधायक की बात करें, नीमच विधानसभा एक बड़ा क्षेत्र है। आपने विधानसभा में बहुत सारे विधायकों का कार्यकाल देखा, कुमान सिंह शिवाजी हो गए, नंदकिशोर पटेल हो गए, अभी वर्तमान में दिलीप सिंह जी परिहार है पिछले 15 साल से। किनका कार्यकाल श्रेष्ठ पाते हो और कितना विकास हुआ है नीमच की? देखिए, जहाँ तक आपने कुमान सिंह जी शिवाजी की बात कही तो वो तो वाकपटुता के धनी थे। उनका भाषण ही इतना बढ़िया रहता था कि लोग उनको सुनने आते थे। उन्होंने मरते दम तक इस क्षेत्र की सेवा की और लोगों को, वो तो इतने सहज सरल थे कि यदि कोई कार्यकर्ता उनके पास चला जाता कि दादा मेरे साथ ये प्रॉब्लम है तो उसकी गाड़ी पे बैठ के चले जाया करते थे। वो तो बहुत सहज सरल थे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि शिवाजी बहुत कुछ करना चाहते थे इस क्षेत्र के लिए, लेकिन वो जब भी रहे वो अपोजिशन में ही रहे, विपक्ष में ही रहे। उस समय भारतीय जनता पार्टी इतने पावर में नहीं थी कि वो कुछ ऐसा काम करवा सकें, लेकिन फिर भी उन्होंने हर संभव प्रयास किया। अभी जो 20 साल से 17 साल से हमारे विधायक जी हैं ये तो भोले भंडारी हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है कि पहले के 2 कार्यकाल जरूर ये भोले थे, लेकिन आज की तारीख में तो बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। और नीमच के विकास के लिए अभी जैसे इन्होंने करोड़ों रुपए शासन से लेकर आए, लेकिन इनको नगर पालिका का ही साथ नहीं मिल रहा है, इसलिए ये योजनाएं धरातल पर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ ये बात माननी पड़ेगी कि अब विधायक जी बहुत चतुर हो गए हैं और अब हर चीज़ को समझ रहे हैं। और नीमच के विकास के लिए मुझे पूरा विश्वास है कि इन 4 सालों में वो नीमच की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। और अब वो हर किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनको जो सही राय देने वाला होता है उस पर बात मानते हैं और वैसे ही काम कर रहे हैं। अब कुल मिला के जो वो दल्ले टाइप के लोग थे जो कि चले जाते थे और तेल शीशी हमेशा जेब में रखते थे, अब उन लोगों से वो दूर हो गए हैं और वो बाकायदा शहर विकास के लिए 24 घंटों सतत प्रयास कर रहे हैं। सांसद की बात करें, हमारे मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र में लक्ष्मीनारायण पांडे का कार्यकाल देखा, मीनाक्षी नटराजन का देखा, सुधीर गुप्ता जी का देखा। हाँ, इन तीनों में से श्रेष्ठ सांसद कौन है और किन का कार्यकाल अच्छा रहा है? देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाजपा के 9 बार माननीय लक्ष्मीनारायण जी पांडे सांसद रहे और ये तीसरी बार हमारे सुधीर जी गुप्ता रहे कि 8 बार के सांसद है लक्ष्मीनारायण जी पांडे और पूरा देश उनकी इज्जत करता था। उसके बावजूद भी उनको एक बार भी मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि सुंदरलाल जी पटवा पहली बार ही सांसद का चुनाव लड़े और देश का सबसे बड़े विभाग के मंत्री बने। तो उन्होंने अपनी चतुराई से और अपने राजनीतिक ज्ञान से पद हासिल किया, लेकिन ये कर नहीं पाए। मीनाक्षी नटराजन को लेकर कुछ नहीं बोला? मीनाक्षी नटराजन क्या है कि बहुत ही अति महत्वाकांक्षी लेडी है, इस वजह से उनका इतनी जल्दी पतन हुआ।
वैसे देखा जाए तो संगठन में उनको काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त है और राहुल गांधी से कि वो विश्वास पात्र हैं, लेकिन उनका जो नेचर है जिसको वो गांधीवादी तरीका बोलती है, असल में वो कॉन्फिडेंस की कमी है। कोई कार्यकर्ता जैसे उनके पास काम लेके जाता है तो वो मना कर देती कि मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। अरे भैया, उस कार्यकर्ता ने आपके लिए रात दिन एक किया है, आपके लिए लाठी डंडे खाए हैं और आप सांसद बन गई हो, तो कम से कम उसकी बात तो सुनो, उसको कोई उपचार तो दो। लेकिन उनका जो रिजर्व नेचर वाला तरीका है, जैसे वो वामपंथी होते हैं, लेफ्ट वाले नेता होते हैं बंगाल के, वो जिस तरीके से बिल्कुल अपने आप को रिजर्व रखते हैं, ये रिजर्वनेस के कारण कार्यकर्ता उनसे दूर हो गया। और कुछ दुम छुल्ले जो उनके साथ लग गए, उन्होंने बेचारी, मैं भी कहता हूँ मीनाक्षी मैडम को तो ये भी नहीं पता होगा कि मेरे पीछे से मेरे ये जो शुभचिंतक है क्या गुल खिला रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा राजपाट चलाया और ऐसा लोगों को चमकाया कि आज कांग्रेस के हर कार्यकर्ता उनसे दूर हो गया है और आज वो गुमनामी के अंधेरे में हैं। लेकिन उनके वो 3-4 ही हैं जो चटकू मटकू वो घूमते रहते हैं, बाकी कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। चलिए, दूसरी चीज़ ये, नीमच में ज़मीनें बहुत हैं। नीमच में बंगला बगीचा है, जो बड़े बड़े बंगलों पे लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो छोड़ नहीं रहे। नीमच में खेत लोगों के कब्जे में है। कितनी ज़मीनें हैं कि नीमच में अपने घर का सपना हर व्यक्ति का पूरा हो सकता है, पत्रकार छोड़ो, सबके मकान मिल सकते हैं। लेकिन क्या लग रहा है, ये ज़मीनें नगर पालिका छुड़ा नहीं पा रही है और जो बनी है या जो धन्ना सेठ लोग हैं वो उन ज़मीनों पर कब्जा करके बैठे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी यही बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकती है जी, नगर पालिका अध्यक्ष कुछ भी नहीं कर सकती है। ये नगर पालिका को यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी चलाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, इतने बंगले बगीचे और इतनी भूमि है। अब मुझे एक बात बताओ, यदि सभी इन भूमियों पर और इन पर अगर नगर पालिका का कब्जा हो जाएगा तो ये नगर पालिका के कर्मचारियों को रोटी बोटी दारू ये कहाँ से मिलेगी? इनका ये उस कब्जेदारी व्यक्ति को चमकाते हैं और ये इनकी आय का साधन है। आप समझ नहीं रहे हो बंगला बगीचा समस्या भी इतने टाइम पे क्यों अटकी रही? क्योंकि ये तो अंडा देने वाली मुर्गी है, सोने का अंडा देती है, इसलिए ये कर्मचारी अधिकारी उसको लटकाए तो रखते ये हैं। सालों से जमे हुए इनको निकाल के बाहर क्यों नहीं कर रहे? दूसरे आए। देखिए, इनको बाहर करने का दायित्व यहाँ के प्रशासन का है, यहाँ के शासन का है। उनको भी बराबर रूप से गजक और लक्ष्मी सेव पहुँच रही है, तो वो क्यों, मतलब वो चाहेंगे कि वो इनको हटाएं? जो चल रही है। आप खुद बताओ, यदि एक अभी आपका कमेंट था, बीजेपी के जिला अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, तो आपने कमेंट लिखा था कि ना जिनके पास गजक और लक्ष्मी सेव पहुँच गई वो अध्यक्ष बन जाएगा। क्या है वो? देखिए, मेरे को जो मेरे भोपाल और दिल्ली के जो पत्रकार मित्र हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि आपके यहाँ से जो नाम आया उसमें वंदना खंडेलवाल जो आपकी नेत्री है नीमच की, उनको सबसे ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है और 21 मंडल अध्यक्ष और दूसरे वोटर जो हैं उन्होंने उनको किया है। तो इस हिसाब से तो वंदना खंडेलवाल का भाजपा जिलाध्यक्ष बनना तय है। लेकिन मुझे भोपाल के एक दूसरे पत्रकार ने बताया कि यार नीमच के कुछ जनप्रतिनिधि ऐसी हैं जो कि हमेशा गजक सेव रसमलाई और कभी कभी अफीम की बूटी भी लाते हैं, तो उस वजह से इन्होंने कुछ नेताओं को सेट कर रखा है। अफीम की बूटी? हाँ, बूटी, वो जो वो बोलते हैं पंचड़ बूटी, जो आसाराम जी के टाइम पे खूब फेमस हुई थी। तो उस चक्कर में बोले यार हो सकता है अगर ये दाव चल गया तो बोले यार ऐसी स्थिति में वंदना खंडेलवाल को नहीं बना सकते, लेकिन वंदना खंडेलवाल का भाजपा जिलाध्यक्ष बनना तय है। इसलिए मैंने लिखा था, एक इशारे में लोगों को लिखा था कि जो लोग नियमित रूप से पहुंचा रहे हैं और संपर्क बनाए हुए हैं वो शायद इस बार ठस जाएंगे। ऐसा एक आपका अटैक आया था तो बड़ी, मतलब काफ़ी चर्चाएं भी चली थी और कई लोगों ने दुआएं भी की थी। कहीं आपके जो अति प्रेमी लोग हैं उन्होंने चाहा भी था कि ना बाबा इस दुनिया से विदा हो जाएं, और एक फ़ोटो भी वायरल हुआ था कि आपकी तस्वीर के सामने ना धूप ध्यान चल रहा है, प्रार्थना की जा रही है। क्या मैटर था वो पूरा? नहीं, मैटर ऐसा कुछ नहीं था। मैं ये मान के चलता हूँ कि पुराने जन्मों का कोई लेन देन बाकी था। मैं रूटीन में बढ़िया 10,000 कदम आज भी घूमता हूँ, उस समय भी घूमता था। कुछ प्रॉब्लम हुई और मुझे उदयपुर के अमेरिकन हॉस्पिटल में भर्ती कराया, तो शायद पिछले जन्म का कोई लेन देन होगा, उन्होंने मेरे स्टंट फिट कर दिया। लेकिन रियल बात मैं आपको बताऊं कि मैं पहले से ज़्यादा भी एनर्जेटिक हूँ। अभी भी मैं बाकायदा 10,000 कदम डेली घूमता हूँ और खूब खा पी रहा हूँ और दूध दही घी अखरोट बादाम सब खाता हूँ मैं। लेकिन शायद वो एक योग ऐसा बना था कि पिछले जन्म का कोई 4-5 लाख रुपए बाकी होगा तो उस अस्पताल को देना था, तो वो मैं दे के आ गया। और हाँ, कुछ लोग खुश हुए होंगे
और खुश होना भी चाहिए कि चलो एक बला तो टली। और अगर वो खुश हुए तो मेरी उनके साथ यही शुभकामना है कि चलो तुम खुशियाँ मनाते रहो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे लिए दिए जलाए और मंदिरों पूजा प्रार्थना करी। एक राकेश मिश्रा जी हैं चाय वाले, आपने देखा होगा दूरदर्शन केंद्र के पास में उनकी चाय की दुकान है, उन्होंने बाकायदा हवन अनुष्ठान किया, गांव-गांव में लोगों ने हवन अनुष्ठान किया। तो ऐसा नहीं है, वो तो सही बात है कि मैं तो ये मान के चलता हूँ यदि 80% लोग भी यदि आपके साथ हैं और 20% लोग आपको गालियाँ बक रहे हैं, आपको मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, तो भी मैं समझता हूँ कि आप ज़िंदगी में सक्सेस हैं। 80% लोगों मेरे स्वास्थ्य के और मेरे आयु के लिए मेरे साथ थे। 20% लोग तो फिर शुरू से गालियाँ बक रहे हैं और बकते रहेंगे। मैं भी चाहता हूँ ये बकते रहें, क्योंकि वो गाली बकेंगे जब भी तो मेरी लोकप्रियता बढ़ेगी। इसलिए ऐसे कामों से ये रुद्राक्ष और सोने की जो माला पहना की है, ये क्या कंसेप्ट क्या है, रुद्राक्ष और सोना मिक्स करके? नहीं, ये क्या है, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि रुद्राक्ष जो है शीतलता प्रदान करता है और 108 बीमारियों को दूर करता है जो आपके पास फटक भी नहीं पाती है। और ऐसा नहीं कि ये अभी पहनने लगा हूँ, मैं बचपन से पहनने लगा था। पहले चांदी में पहनता था, बाद में सोने में पहनने लग गया। और पत्रकारों को इतना पैसा आता है सोने की इतनी गच माला पहन लेते हैं? नहीं, पत्रकारिता से चवन्नी भी नहीं कमा सकता है आदमी, ये तो बाप दादाओं का पुण्य है। और दूसरा, मैं आज आपको एक और चीज़ स्पष्ट कर दूं, किसी भी हालत में कोई पत्रकार मतलब एक सामान्य जीवन भी नहीं जी सकता है, इतनी उसके साथ समस्याएं रहती है। लेकिन ये बाप दादाओं का पुण्य है, घर परिवार का साथ है। दूसरा, मुझे चूँकि मैं एमए मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में किया है, तो मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। मुझे मालूम है किस समय तेज़ी होगी मंदी होगी, तो मैं सोना खरीदता हूँ, सोना बेचता हूँ, ज़मीन खरीदता हूँ, ज़मीन बेचता हूँ। इसी वजह से मेरे पास ये इनकम होती है। लेकिन आप ये निश्चित मान लो तो बाबा क्या कहेंगे आखिरी बार नीमच के पत्रकारों के लिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इस विरासत को, जैसे कि आज की तारीख में सम्मानीय सुभाष जी ओझा, सुरेंद्र जी सेठी और आर.वी. गोयल साहब, प्रेम प्रकाश जी और उसके बाद पवन शर्मा जैसे हमारे अग्निबाण के ब्यूरो चीफ हैं, उसके बाद प्रेम प्रकाश जी का तो मैंने आपके सामने नाम ले ही लिया है, विष्णु परिहार और राकेश जी सोन, जैसे कि आप इतनी जनहित की समस्याएं उठाते हैं और लोगों तक सारी समस्याओं को पहुंचाते हैं, दीपक खताबिया और मुस्तफ़ा हुसैन जैसे मूर्धन्य पत्रकार यदि नीमच में हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये लोग आज पत्रकारिता को ऊपर शिखर पर ले जाएंगे। और ये जो छोटा मोटा सोशल मीडिया और ये आ रहा है, इन पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन लोगों की अच्छाइयाँ देखें, ये वरिष्ठ पत्रकार मार्गदर्शन देते रहेंगे और नीमच की पत्रकारिता को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। धन्यवाद। तो आप थे भूपेंद्र गौड़, नीमच के वरिष्ठ पत्रकार और प्रेस क्लब के अध्यक्ष, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की और हर बात का बेबाकी से जवाब दिया। साथ ही उन्होंने अपने जीवन के कई रहस्य भी खोले। अगली बार फिर मुलाकात होगी नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में। मिलाएंगे किसी और अन्य हस्ती से। आप देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे इंस्टाग्राम आईडी और हमारी फेसबुक आईडी पर यह खास कार्यक्रम सुबह सवेरे।